वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, हम जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी धरती पे, ये सभी क्या होते हैं? सेल से बने होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी क्या होते हैं? दे आर मेड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड ऑफ द सेल से बने होते हैं। जो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं मीन्स जो केवल एक सेल से ही बने होते हैं, जैसे कि अमीबा इनमें जो सिंगल सेल होती है, एक ही सेल सभी कार्य करती है। जीवन के सारे फंक्शंस होते हैं वो एक ही सेल करती है, जैसे कि इनटेक ऑफ फूड, भोजन ग्रहण करना, गैसेस एक्सचेंज करना और एक्सक्रीशन निकालना, अंदर के जो वेस्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना। जितने भी सभी कार्य हैं यह एक सेल द्वारा किया जाता है। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? अमीबा एंड पैरामीशियम। आप सोचिए, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, जिनमें बहुत सारी सेल मतलब मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, उनमें क्या होता है सिस्टम? इन सब में क्या होता है? अधिकतर सेल्स होती हैं, क्या होती है? मोस्ट ऑफ दिस सेल्स, इनमें सेल्स ग्रुप होता है जो स्पेशलाइज्ड होता है। स्पेशल काम करने के लिए, स्पेशल फंक्शन करने के लिए इनमें जो सेल्स होती हैं वो मिलजुल कर एक ग्रुप बनाती हैं जो एक अलग काम करती हैं। किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। देखिए, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। मल्टी सेलुलर एनिमल्स में कोई भी फंक्शन करना होता है, शरीर के अलग अलग फंक्शन होते हैं। डाइजेशन होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड्स होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, एक्सक्रीशन होता है। जितनी प्रोसेस होते हैं इन सब को करने के लिए अलग अलग जो सेल्स होती है वो एक ग्रुप बना लेती हैं जो पर्टिकुलर कार्य करती हैं। क्योंकि ये सभी सेल्स होती हैं, ये किसके लिए बनी होती है? केवल एक काम करने के लिए बनी होती है, ये ग्रुप बनाती हैं। इन ह्यूमन बींग्स, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में होती हैं मसल सेल्स होती हैं, इनका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, यानी सिकुड़ना और फैलाना, जिससे हमारे शरीर के जो मसल्स होते हैं, हमारे अंग होते हैं, उनका काम आराम से हो सके। नर्व सेल्स होती हैं, वो मैसेज कैरी करती हैं ब्रेन से टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी टू ब्रेन्स। और ब्लड होता है, वो क्या करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है और हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उन सबको ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकालता है। इस प्रकार से ये सभी इनका एक्सचेंज करने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार प्लांट्स में क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू। अभी स्टूडेंट्स आप नोट करेंगे, ये जितनी भी सेल्स होती हैं ये हम सभी जानते हैं, ये इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स जितने भी बहुत सारी सेल्स होती हैं, ये सभी सेल्स मिलकर किसी विशेष कार्य करने के लिए एक ग्रुप का निर्माण करती हैं ताकि एक स्पेशल फंक्शन किया जा सके। सो ग्रुप ऑफ सेल्स भी सेल्स का एक समूह, क्लस्टर, जो विशेष प्रकार का काम करता है, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। सो टिश्यू क्या हो गया? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच कैरीज ए स्पेशल फंक्शन फॉर द ऑर्गेनिजम्स। इस प्रकार से हम समझ गए कि जो टिश्यू क्या होता है। सो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ द सेल्स which perform a particular function for the living organisms। इसी प्रकार स्टूडेंट्स प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज आप समझ गए होंगे, मतलब टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स जो फूड और वेस्ट को प्लांट के वन पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। तो हम देखते हैं जितनी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं इनमें क्या होता है? दे शो द डिवीजन ऑफ लेबर, मीन्स अपनी सेल्स को अलग अलग काम देते हैं। जितने भी सेल्स होते हैं उन सबको अलग अलग काम देते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर सके। सेल्स स्पेशलाइज इन वन फंक्शन ऑफन ग्रुप टुगेदर इन ए बॉडी। जितने भी सेल्स होती हैं अलग काम करने वाली, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। दिस मीन्स ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल्स इन डेफिनेट प्लेस ऑफ बॉडी। बॉडी के किसी भाग में जो विशेष फंक्शन होता है वो कौन करता है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स करता है, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं द क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, इज अरेंज्ड एंड
डिज़ाइन टू गिव ए हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द फंक्शन, ताकि वो बॉडी पार्ट्स का किसी फंक्शन को बहुत बढ़िया ढंग से कर सके। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज। इस प्रकार से अबोव डिस्कस से स्टूडेंट हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टिश्यू क्या है। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ध्यान देंगे, इट इज ग्रुप ऑफ सेल्स डैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर लगभग एक समान होता है। क्यों होता है? ताकि वो सभी मिलकर एक पर्टिकुलर कार्य को कर सके, तब जाकर एक टिश्यू का निर्माण होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या प्लांट और एनिमल्स, इन दोनों के बीच में एक जैसे टिश्यू होते हैं? क्या दोनों एक प्रकार के टिश्यू से बने होते हैं? आइए इस बात को समझने के लिए पहले हम डिस्कस करते हैं, क्या प्लांट और एनिमल का स्ट्रक्चर एक समान है? क्या दोनों के जो काम होते हैं लगभग एक समान होते हैं? इन दोनों में हमने डिफरेंस देखकर प्लांट और एनिमल डिफरेंस देखें तो मोस्ट ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं? दे आर फिक्स्ड। मोस्ट ऑफ प्लांट्स कैसे होते हैं? एक जगह ही फिक्स रहते हैं, वे कभी भी गति नहीं करते, सिर्फ वो मूवमेंट करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, ऊपर की ओर ग्रो करते हैं। दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, उनके पास सपोर्टिव टिश्यू ज़्यादा होती है, और सपोर्टिव टिश्यू जनरली डेड सेल से बनी होती है। जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनको अपने खाना खाने के लिए, शेल्टर के लिए, मेट्स के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। इसलिए जो एनिमल्स होते हैं दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द प्लांट्स। प्लांट्स की अपेक्षा दे कंज्यूम मोर एनर्जी, मीन्स दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। सो मोस्ट ऑफ टिश्यू एनिमल्स के अंदर होती हैं, वो कैसी होती हैं? लिविंग्स होती हैं। और एक और सबसे बड़ा डिफरेंस है एनिमल और प्लांट्स के बीच में कि पैटर्न ऑफ ग्रोथ। पैटर्न ऑफ ग्रोथ भी, ग्रोथ का ढंग, ग्रोथ कैसे कैसे होती है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है सभी जगह एक समान नहीं होती, अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। कुछ ऐसे टिश्यू भी होते हैं जो जीवन भर उनमें ग्रोथ होती रहती है, डिवाइड होते रहते हैं। डिवीजन ऑफ सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बनती रहती हैं, और मीन्स उसमें ग्रोथ होती रहती है। These tissues are localized in certain region based upon the dividing capacity of tissues. Very plants are classified on the growing meristematic tissue and permanent tissue. कुछ सेल्स इसकी जो ग्रो होती है उससे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और जो ग्रो नहीं करती उन्हें परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जबकि सेल्स में ऑफ एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, उसकी ग्रोथ होती है, हर जगह एक समान होती है, बट ये कुछ समय के लिए होती है, ये कुछ समय के लिए चलती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। सो इस प्रकार से बहुत डिफरेंस है एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में। जब सेल्स में डिफरेंस है, टिश्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज फॉर मोर स्पेशलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, इनमें जो स्ट्रक्चर होता है टिश्यूज़ का और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और स्पेशलाइज होता है, क्योंकि उनको अलग अलग काम करना पड़ता है। द फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परसुएड बाय दिस टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये दो डिफरेंस है जिसकी बेस पर इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा जो एनिमल टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है, इनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, इनका जीने का पैटर्न अलग अलग है, इसलिए दोनों में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। आइए हम देखते हैं किस प्रकार डिफरेंस होता है। डिस्कस करते हैं पहले हम प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यूज़ में जो होती हैं, देखिए प्लांट टिश्यू दो प्रकार की होती है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यूज़ दो प्रकार की होती है। नंबर एक मेरिस्टेमेटिक, दूसरी होती है परमानेंट टिश्यू। दोनों में अंतर क्या होता है? ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, टिश्यू होती है, कि जो सेल्स होती है वो हमेशा ग्रो करती रहती हैं, इसमें डिवीज़न पावर ज़्यादा होती है।
जबकि परमानेंट टिश्यू में डिवीजन पावर नहीं होती। आइए डिस्कस करते हैं कि मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या होती है। इसके लिए हमने एक एक्टिविटीज़ करनी है। एक बीकर लेना है, उसके ऊपर अनियन बल्ब रखना है और जो इसके नीचे पार्ट्स हैं इसके पानी रख देना है। हमने दोनों को अच्छी तरह भर देना है। आप क्या करना है, ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन द बोथ बल्ब फॉर ए फ्यू डेज। कुछ समय के बाद हम इनको ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे क्या होगा। कुछ समय बाद दोनों के जो हैं टिप्स हैं, ये नीचे वाले, ये देखिए रूट्स हैं, ये बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, एक जो बीकर है इसके रूट्स को टोटली काट देते हैं, पूरा कट कर देते हैं और इसको रहने देते हैं। फिर दोबारा हम ऑब्जर्व करते हैं। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी जो ग्रोथ होती रहती है और जबकि इसकी किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं होती। तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जितनी मेरिस्टेमिक टिश्यू थी उनको काट दिया गया। जब मेरिस्टेमिक टिश्यू ही नहीं रही तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही। जिसमें मेरिस्टेमिक टिश्यू थी इस बीकर में, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के लिए। इस प्रकार से हम एक्टिविटी से हमने ये सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। ग्रुप ऑफ प्लांट्स। नाउ अब हमने देखा कि प्लांट्स का एक ग्रुप होता है जिसमें क्या होती है, डिवीजन की पावर होती है। इसे हम मेरिस्टेमिक सेल्स भी कहते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑकर इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट्स की मैंने बताया था ग्रोथ होती है, हर जगह एक समान नहीं होती, स्पेसिफिक रीजन में होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यूज़, वहाँ पर डिवाइडिंग टिश्यू होती है जिसे मेरिस्टेमिक टिश्यू कहते हैं, वहाँ पर होती है, वहीं पर ये ग्रोथ होती है। देखिए कहाँ पर ग्रोथ होती है। इट इज़, जो रीजन होते हैं कौन सा होता है, एपिकल। एपिकल मतलब होता है बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल टिप्स पे होता है। जहाँ पर क्या होता है, नई सेल्स डिवाइड करती हैं और उसके बाद न्यू सेल्स बनती हैं जिससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज मीन्स ग्रोथ, वहाँ पर ग्रोथ होती है। ग्रोथ मतलब नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज होना, बढ़ना। न्यू सेल्स बनती हैं, वहाँ पर बनती हैं। अगला देखिए लैटरल। नेक्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम हो गया अपना, जो ऊपर टॉप से पाया जाता है। इंटरकैलरी सिस्टम। इंटरकैलरी सिस्टम कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर पत्तियाँ पाई जाती हैं, जहाँ टहनियाँ होती हैं, जहाँ पर ये टहनियाँ होती हैं स्टेम से, इसकी जो पत्ती की डंडी होती है वो जुड़ी होती है, वहाँ पर ये पाया जाता है, वहाँ पर ही ग्रोथ होता है। देखिए मान लीजिए प्लांट्स है, ये एक लीव है, तो जहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट होता है इसे कहते हैं इंटरकैलरी सिस्टम। जहाँ पत्ती की डंडी स्टेम से जुड़ी होती है यहाँ पर इंटरकैलरी सिस्टम होता है। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है जो ग्रोथ करती है। बाद में लैटरल पाई जाती हैं। लैटरल सिस्टम होता है जो रूट्स पे पाई जाती है, नीचे के सिस्टम में पाई जाती हैं। एपिकल मेरिस्टेमिक प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम। ये स्टेम्स की लंबाई को बढ़ाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्टेम और रूट्स की टिप्स पे पाई जाती हैं। द गिर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक होती है जिससे क्या होता है, इसकी चौड़ाई बढ़ती है, तने की चौड़ाई बढ़ती है, जिसे हम कैम्बियम भी कहते हैं। इंटरकैली मेरिस्टेम्स इन सीन प्लांट्स लोकेटेड नियर द नोड्स, इन नोड्स के पास पाया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। दे हैव मोर डिवीजन ऑफ पावर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव द डेंस साइटोप्लाज्म, इनके पास साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है। और सेलुलोज वॉल कैफी होती है, थिन होती है ताकि वो एक्टिविटी कर सके। प्रोमिनेंट न्यूक्ली प्रोमिनेंट होता है ताकि वो मोर डिवीजन हो सके, काफ़ी एक्टिव हो सके। एंड दे लैक द वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की जगह नहीं होती क्योंकि वैक्यूल्स होते हैं वो फूड को स्टोर करने के काम आते हैं। वैक्यूल्स होते हैं जो फूड को स्टोर करने के काम आते हैं। इस प्रकार से जो इनका सिस्टम सेट होता है, इस प्रकार से सेट होता है मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ का, ताकि वो डिवीजन ऑफ सेल्स कर सकें, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ हो सके।
अब आपको समझ आया हो गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं वैक्यूल्स को लैक क्यों करती हैं। क्यों वैक्यूल्स नहीं होते? क्योंकि वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज काम करना होता है, और स्टोरेज का काम यहाँ पर किसी प्रकार का जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की नहीं होती। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक्स द वैक्यूल्स एंड देयर मेन प्रोमिनेंट फंक्शन इज ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। आइए अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनमें डिवीज़न पावर नहीं होती, वो परमानेंट होते हैं, उसमें डिवीज़न पावर नहीं होती या बहुत कम होती है। आइए देखिए क्या होता है। सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ दे टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज टू एबिलिटी डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, शुरू में तो ग्रोथ करती हैं, लेकिन समय के साथ साथ क्या होती है, वो अपनी एबिलिटी डिवीजन होती है उसको लूज कर देती है, उसके बाद वो धीरे धीरे परमानेंट बनना शुरू हो जाती है। ऐसे रिजल्ट दे फॉर्म द परमानेंट टिश्यू। इसके फलस्वरूप क्या होता है, वो एक परमानेंट टिश्यू का निर्माण करती है। इस प्रकार प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन is called differentiation. Differentiation leads to the development of various type of permanent tissues. इस प्रकार से जो परमानेंट टिश्यूज़ बनते हैं वो किस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं? डिफ्रेंशिएशन के द्वारा बनते हैं। और कुछ कहाँ से बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं, वो क्या करती हैं? दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। डिवीजन की जो एबिलिटी होती है वो लूज कर देती है और धीरे धीरे परमानेंट टिश्यू बन जाती है। आइए डिस्कस करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। टेक ए प्लांट स्टेम। एक प्लांट स्टेम लीजिए, उसको पतली स्लाइस के रूप में काटिए, उसको सेफ्रासिन स्टेन डालनी है। ठीक है, इसको स्लाइस काटनी है, 3 शीट्स में काटनी है, उस पर सेफ्रासिन स्टेन डालनी है। ठीक है, पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन आल्सो एंड कवर स्लिप। इस पर कवर स्लिप लगा देना है। अब इसको क्या देखना है? अंडर ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, पहले लो पावर में देखना है, उसके बाद आपने हाई पावर में देखना है। इसके बाद हम देखते हैं, हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस प्रकार से हमारे को ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। लॉन्गिट्यूडनल तो इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से दिखाई देता है। परमानेंट टिश्यू भी के टाइप्स होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। जब हम इसको देखते हैं, स्टेम्स को देखते हैं, ये आउटर लेयर होती है, देखिए इसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ये एपिडर्मिस होता है, ये कोलेनकाइमा और पेरेन्काइमा। ये फ्लोएम्स होता है, पार्ट्स आ रहे हैं इसके। ये जाइलम है रेड वाला, और ये डॉट डॉट बन रहे हैं, दिस कॉल्ड द वेस्कुलर बंडल। ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम्स होता है। इसके बारे में फंक्शन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। आइए डिस्कस करते हैं। पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करते हैं। फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कुछ सेल्स परमानेंट टिश्यू का रूप धारण कर लेती हैं, इन्हें हम पेरेन्काइमा कहते हैं। सो पेरेन्काइमा इज द मोस्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू। पेरेन्काइमा किस प्रकार की है? सिंपल परमानेंट टिश्यू को क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन वॉल्स। ये अलग अलग प्रकार की सेल्स करती हैं जिसकी सेल वॉल काफ़ी पतली होती है। दे आर लिविंग सेल्स। ये अधिकतर कैसी सेल्स होती हैं? लिविंग सेल्स होती हैं। दे आर नॉर्मली अरेंज लूजली, दस दे हैव द लार्ज स्पेस बिटवीन। अब लूजली पैक्ड होंगी तो इसके बीच में स्पेस भी होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इट इज़ फाउंड ऑन टिश्यू। ये स्पेस जब होता है तो इस टिश्यू का काम क्या होता है? इट जनरली स्टोर्स द फूड। ये फूड को स्टोर करती है। कौन सा? पेरेन्काइमा। नोट करेंगे नाम क्या है, सिंपल टिश्यू का नाम क्या है? पेरेन्काइमा। तो किस प्रकार की सेल से बनी होती है? सिंपल सेल अनस्पेशलाइज्ड सेल से बनी होती है जिनके सेल वॉल काफ़ी थिन होती है। दे आर लूजली पैक्ड और अरेंज्ड, मीन्स दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस होता है। और इनका काम क्या होता है? स्पेस होता है, इनकी वजह से क्या होता है? ये अपने अंदर फूड को स्टोर करती हैं। कुछ सिचुएशन में क्या होता है?
क्लोरोफिल एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस देन इट इज कॉल्ड द कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब ये मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये क्लोरोफिल को धारण कर लेता है, इसके अंदर क्लोरोफिल आ जाता है, तब ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी करना शुरू कर देता है, फूड बनाना शुरू कर देता है। इसे तब हम कहते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। जब पैरेन्काइमा क्या करता है, अपने अंदर इसके अंदर क्लोरोफिल आ जाते हैं, क्लोरोफिल आता है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तब पैरेन्काइमा क्या बन जाता है, कोलेनकाइमा बन जाता है। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वह प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, लार्ज स्पेस होता है इन पैरेन्काइमा। लार्ज स्पेस होता है ताकि वो पानी में आराम से तैर सके। टू फ्लोट दैम सच पैरेन्काइमा इज कॉल्ड द एरेन्काइमा। देखिए पैरेन्काइमा ने अपना रूप बदल लिया जरूरत के अनुसार। जब इसने क्लोरोफिल लिया तो अब इसका नाम बदल गया कोलेनकाइमा। जब इसने पानी के लिए तैरने के लिए अंदर अपना लार्ज एयर एक्टिविटीज़ बना ली, एयर कैविटीज़ बना ली, तब ये किसका नाम क्या हो गया, एरेन्काइमा हो गया। अब प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर प्लांट रिजिड रहेंगे तो टूट जाएंगे, तो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी ही भी परमानेंट टिश्यू की वजह से होती है, तब इसको हम कहते हैं कोलेनकाइमा। तो प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे अब टहनी होती है, तेज़ हवा आती है, झूलती है, उसके बाद दो रहती है, अगर वो सख्त होती तो शायद टूट जाती, लेकिन जो लिविंग्स होती हैं वो हमेशा फ्लेक्सिबल होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों बनती है, इस परमानेंट टिश्यू की वजह से, जिसका नाम है कोलेनकाइमा। देखिए डिफरेंस देखना है, कोलेनकाइमा और कोरेनकाइमा में फ़र्क होता है। कोलेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है, जो कोलेनकाइमा होता है ये परमानेंट टिश्यू क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है प्लांट्स के अंदर। इट अलाउड द बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक द टेंड्रिल। जो टेंड्रिल्स होती हैं, स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स होती हैं, वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है ताकि वो किसी प्रकार से टूटे ना और आगे अनुसार चलते रहते हैं। इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट्स भी देते हैं, दे प्रोवाइड आल्सो द मैकेनिकल सपोर्ट्स। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ टाल्स बिलो द एपिडर्मिस। हम पत्तियों की लीफ टाल्स के नीचे, जहाँ लीफ की डंडी, पत्ती डंडी होती है, उसके पे हम इस प्रकार टिश्यूज़ को देखते हैं। कौन सी, कोलेनकाइमा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ आर लिविंग इलोंगेटेड। इस प्रकार की जो टिश्यूज़ होती हैं उनमें सेल्स कैसी होती है, लंबी होती हैं, लिविंग होती हैं, और कहीं पर पतली होती है, कहीं पर मोटी होती है। एट कॉर्नर्स, मतलब कॉर्नर्स पे थिक होती है, देखिए ये इस प्रकार से, ये कॉर्नर्स पर जो है ज़्यादा थिक होती है। दे हैव वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी कम होता है। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज़ द स्केलेरकाइमा। इस प्रकार की टिश्यू क्या होती है, इसे हम कहते हैं स्केलेरकाइमा। इट इज़ अ टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। जो स्केलेरकाइमा होती है वो प्लांट्स को हार्ड बनाती है। देखिए वेस्ट टाइप्स ऑफ ये दिखा रहे हैं, पैरेन्काइमा का दिखा रहे हैं, इनमें स्पेस होता है, ये कोलेनकाइमा होता है, ये किनारे पर ज़्यादा मोटी होती है, ये वैक्यूल होता है, लार्ज स्पेस होता है, न्यूक्लियस साइड में होता है। अब वैक्यूल साइड में क्यों गया स्टूडेंट्स, क्योंकि न्यूक्लियस साइड में क्यों चला गया, क्योंकि वैक्यूल्स ने लार्ज स्पेस ग्रहण कर लिया, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड में चला गया, सेल वॉल होती है। उसके बाद स्केलेरकाइमा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका एक क्रॉस सेक्शन है और ट्रांसवर्स सेक्शन है, दिखाया गया, थिक वॉल्ड होती है, लिग्निफाइड लिगामेंट से बनी होती है, ये नैरो ल्यूमिनस होता है। अब हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू में स्केलेरकाइमा। स्केलेरकाइमा क्या करता है, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, हार्डनेस। और स्टूडेंट्स ये क्या करता है, जो कोलेनकाइमा प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट सिंपली स्टोर ऑफ द फूड करता है, फूड को स्टोर करने में सहायता करता है, फूड को स्टोर करने में सहायता करता है। इस प्रकार स्टूडेंट देखा, इनका जो फंक्शन होता है सभी के अलग अलग होते हैं। स्केलेरकाइमा आपने देखा होगा, कोकोनट होता है, जो नारियल होता है उसके बाहर ब्राउन छाल होता है, इट इज़ मेड ऑफ स्केलेरकाइमेटेड टिश्यू
ये सभी स्क्लेरल मकाइमा टिश्यू के बने होते हैं। इस प्रकार जो सेल्स होती है टिश्यू की डेड होती हैं। दे हैव लॉन्ग एंड नैरो वॉल्स। ये कैसी वॉल्स होती हैं? लंबी और पतली होती हैं और बीच बीच में थिकंड होती है ड्यू टू लिगानिन की बनी होती है। इस प्रकार की वॉल्स मोटी होती है, इसी वजह से इनके बीच में इंटरनल स्पेस नहीं होता। दिस टिश्यू प्रेजेंट इन स्टैम्प्स अराउंड वैस्कुलर बंडल। इस प्रकार की जो टिश्यू होती है प्रेजेंट इन स्टैम्प्स में वैस्कुलर बंडल के आसपास पाई जाती हैं। इन द वेन्स ऑफ लीव्स में पाई जाती हैं। एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, इनकी हार्ड कवरिंग होती है, वहाँ पर पाया जाता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। ये प्लांट्स को मजबूती प्रदान करती है। अब हमने देखा इन सभी में आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस। किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे हमारी जो सबसे भारी परत क्या है? स्किन है, चमड़ी है। हर बॉडी पार्ट में हमारी एपिडर्मिस जो है सबसे भारी परत क्या है? चमड़ी है। इसी प्रकार आउटर मोस्ट लेयर सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। जो एपिडर्मिस होती है अधिकतर एक सेल्स की लेयर होती है उससे बनी होती है, जिस देखिए ऐसे बनी होती है। इस प्रकार से सेल्स की लेयर्स के बनी होती है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, रेगिस्तान में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर जो उनकी एपिडर्मिस होती है, ऊपरी जो भारी परत होती है वो काफ़ी कैसी होती है? मोटी होती है, ताकि वो पानी से जो वाटर लॉस है उससे प्रोटेक्शन कर सके, ताकि जो प्लांट का पानी है वो लूज़ ना हो, क्योंकि वहाँ पर ड्राइनेस है जो प्लांट्स को बचाती है। तो इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर लॉस। द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज़ आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। अब देखिए ड्राई एरिया में रहने प्लांट्स में जो एपिडर्मिस कैसी होती है? थिक हो जाती है, जो उसको वाटर लॉस से बचाती है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरिया प्लांट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑफन स्क्रिट्स वैक्सी एंड वाटर रेजिस्टेंस देयर आउटर सरफेस। ये जो भारी ऊपरी हिस्सा होता है प्लांट्स का, वहाँ पर क्या करते हैं? वैक्स की लेयर सेक्रेट करते हैं। वाटर रेजिस्टेंस होती है आउटर सरफेस पे, ताकि जो है वाटर लॉस ना हो सके, विच प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ द वाटर। सो दिस किस लिए करती है? दिस गिव्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर। और इसके अलावा मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगल इन्फेक्शन से भी बचाता है। इस प्रकार जो एपिडर्मिस होते हैं इसको अलग अलग ढंग से बचाता है। नंबर 1 लॉस ऑफ वाटर, सेकंड मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, दूसरा फंगल इन्फेक्शन होते हैं उससे बचाता है। सो इट इज़, ये कैसी रोल हो गया? इसका रोल कैसा हो गया? प्रोटेक्टिव रोल हो गया। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म्स ए कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटर सेलुलर स्पेस। इनके बीच में स्पेस नहीं होता। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फैट। एपिडर्मल सेल्स रिलेटिवली काफ़ी कुछ मोटी होती हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। तो मोस्टली फ्लैट्स होती हैं और इनकी जो आउटर और साइड वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा मोटी होती है बजाय इनर वॉल्स की अपेक्षा। इसके अलावा हम देखते हैं लीफ के जो एपिडर्मिस होती है उसके चारों ओर ऊपर नीचे स्मॉल पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। देखिए लीव्स है, ये मान लीजिए ये लीफ है। लीव्स के अंदर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा क्या करते हैं? स्टोमेटा अगर हम इसको ब्रिकिस देखें, इसमें 2 स्ट्रक्चर होते हैं, किडनी शेप 2 स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें स्टोमेटल ओपनिंग होती है, यहीं से गैसों का एक्सचेंज होता है।
सो स्टोमेटा आर enclosed by two kidney shaped cells, these are called the guard cells. अब इनका काम क्या होता है? दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैस, गैसों को एक्सचेंज करने का काम आती हैं, और एटमॉस्फेयर विद द एटमॉस्फेयर, भी गैसों को एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज करने में सहायता करती है। इसके अलावा क्या करती है? ट्रांसपीरेशन में सहायता करती है, जहाँ पर पानी वाटर वेपर्स के रूप में निकलता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होती है? ये ओपनिंग होती है बीच में। ये ट्रांसपीरेशन क्या करती है? गर्मियों में प्लांट्स का टेम्परेचर कम करती है, जिससे क्या होता है? यही कारण है कि पेड़ की जो छाया होती है गर्मियों में ठंडी होती है। अब देखिए एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स whose function is absorption commonly bear long hair। अब जो रूट्स की होती हैं एपिडर्मल सेल्स होती हैं, इनमें क्या होते हैं? ये हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनका काम क्या होता है? दे एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोयल। मिट्टी से वाटर और खनिज लवण को एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए रूट्स की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, ये मेनली क्या करती है? वाटर एब्जॉर्ब करती है। किसके थ्रू? थ्रू लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच इंक्रीजेज द टोटल एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। ये वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्ब करती है। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मस हैज थिक वैक्सिंग कोटिंग ऑफ क्यूटिन। कुछ प्लांट्स के अंदर जो एपिडर्मिस की कैसी होती है? एपिडर्मिस मोटी हो जाती है, उसके बाद वैक्सिंग कैसी होती है? जो उसकी थिकनेस होती है थिक हो जाती है, और कोटिंग किसकी होती है? वैक्सिंग की होती है, जो क्यूटिन की बनी होती है। क्यों? ताकि वाटर लॉस ना हो सके, वाटर लॉस को स्टॉप करने के लिए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थिक वैक्सी लेयर किसकी बनी होती है? डेजर्ट प्लांट्स में क्यूटिन की बनी होती है। ये क्यूटिन कैसा होता है? वाटरप्रूफ केमिकल होता है। आइए अब और देखते हैं। इज द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। क्या यंग स्टेम्स की जो टिश्यू होती है ब्रांच की टिश्यू से डिफरेंट होती है? क्या ये अलग होती है या नहीं? सोचिए। आइए हम डिस्कस करते हैं ये कैसे डिफरेंट होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंट क्यों होती है। जैसे जैसे प्लांट सेल्स ग्रो करता है, ओल्ड होता है, आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज गोज अंडर सर्टेन चेंज। इसकी जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है उसके अंदर चेंज आते रहते हैं। ए स्ट्रिप ऑफ स्कैंडिन मेरिस्टेम टिश्यू इज लोकेटेड ऑन द कोटेक्स फॉर्म्स द लेयर ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉक्स। जो जैसे जैसे नई सेल्स बनती रहती हैं, नई सेल्स बनती हैं पुरानी सेल्स से, और आगे नई सेल्स बनती रहती हैं। जो पुरानी सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं? लूज हो जाती हैं। दे बिकम्स द कोटेक्स, ये पेड़ की छाल बन जाती हैं। विच प्रोटेक्ट्स द इन द फॉर्म ऑफ कॉक्स। सेल्स ऑफ कॉक्स कैसी होती हैं? वो हमेशा डेड हो जाती हैं, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर ख़त्म हो जाती है तो वो डेड हो जाती है। एंड कंपैक्टली अरेंज्ड, एक दूसरे के साथ सटी होती हैं। विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, कोई स्पेस नहीं होता। इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। दे हैव ए सब्सटेंस, इनके पास सब्सटेंस होता है जो सुब्रिन कहते हैं, विच मेक्स द वॉल इम्पीरियस टू गैस एंड वाटर, जिसके अंदर वाटर और गैस का एक्सचेंज नहीं होता। सुब्रिन क्या होता है? एक सिपिटी मटेरियल होता है जो टिश्यूज़ के बीच में रहता है, जिसकी वजह से गैस और वाटर इसके अंदर एक्सचेंज नहीं होते। ये देखिए कोक सेल्स है, ये रप्चर्ड एपिडर्मिस है। आगे देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब तक मैंने बात करी थी सिंपल टिश्यूज़ के बारे में बात करी थी, जो केवल एक ही प्रकार की सेल से बनी होती हैं। अब जो है हमारे पास परमानेंट टिश्यू है, लेकिन वो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स, यानी अलग अलग सेल्स की बनी होती हैं। डिफरेंट ऑफ टिश्यू वी डिस्कस अंटिल दैट देयर आर मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स।
अब तक हमने जितनी टिश्यूज़ डिस्कस करी हैं वो सभी के सभी केवल एक ही प्रकार की सेल से बनी होती हैं और सभी देखने में एक समान होती थी। इस प्रकार टिश्यू को हमने क्या नाम दिया? सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हमारे पास कौन सा टिश्यू आ गया? कॉम्प्लेक्स टिश्यू आ गया। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? दे आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। इसमें एक से अधिक प्रकार की सेल्स होती हैं और सभी सेल आपस में मिलती जुल के कोऑर्डिनेशन बनाती हैं, किसी पर्टिकुलर काम करती है ताकि वो एक पर्टिकुलर काम को कर सकें। जो इसकी सेल्स होती हैं आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं ताकि वो अपने फंक्शन को कर सकें। जाइलम एंड फ्लोएम, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? जाइलम एंड फ्लोएम्स आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ द सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल कौन से हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यू है, दोनों क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड करती हैं। दे हैव वेस्कुलर बंडल, इसके पास एक सिस्टम होता है जिसके पास कहते हैं वेस्कुलर बंडल होता है। यही वेस्कुलर बंडल की सहायता से ये वाटर, मिनरल एंड फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो वेस्कुलर टिश्यूज इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का सबसे बढ़िया फीचर है कि डैट दे हैव पॉसिबल दे सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। उनके पास डिविजन की एबिलिटी होती है, वो किसी भी फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इस प्रकार से हमने देखा कि क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है सबसे बड़ा? वेस्कुलर बंडल के थ्रू दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, मिनरल एंड वाटर्स। जाइलम में क्या क्या होती है? जाइलम से अलग अलग प्रकार की सेल होती है। ट्रैकिड सेल्स होती हैं, वेसल सेल्स होती हैं, जाइलम पैनकाइमा होती है एंड जाइलम फाइबर। कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की सेल्स होती हैं। ट्रैकिड एंड वेसल्स होती हैं, उनकी जो थिक वाल होती है, ठीक है। दे आर डेड सेल्स व्हेन मेच्योर, जब वो मेच्योर हो जाती हैं ये सेल्स डेड हो जाती हैं। ट्रैकिड वेसल्स है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्यूबुलर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये वाटर एंड मिनरल को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। वर्टिकल ट्रांसपोर्ट मतलब रूट से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा स्टोर्स द फूड। पैरेन्काइमा क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। सो इस काम को जब फूड स्टोर करता है, इस फूड को सप्लाई कौन करता है? फ्लोएम करता है मुख्य रूप से, ठीक है। तो जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। जाइलम फाइबर जो इस काम को करने में सहायता करती है। इसी प्रकार जो फ्लोएम होता है वो भी 5 प्रकार की सेल से बना होता है। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? देखिए इधर से। फ्लोएम इज आल्सो मेड ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स: सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स होती हैं, ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, जिसके बाद छिद्र होता है, इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। परफोरेटेड मतलब छिद्र युक्त होती है, इसमें ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सकता है। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स ऑफ द फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो पत्तियां भोजन बनाती हैं, तो भोजन कहाँ पर बना होता है? जो बना हुआ भोजन कहाँ पर मिलता है? वो मिलता है लीव्स पे। अब लीव्स पे ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम। इस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से? फ्रॉम लीव टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पत्तियों के, प्लांट के सभी भागों पर पहुँचाता है। कहाँ से? पत्तियों से लेकर। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। फ्लोएम फाइबर्स के अलावा जितनी भी सेल्स हैं वो सब लिविंग है, यानी फ्लोएम फाइबर्स वो डेड सेल्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़। स्टूडेंट, जब हम सांस लेते हैं तो हम देखते हैं हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसकी मूवमेंट होती है। इसके अलावा ये जब हम सांस लेते हैं जो हमारी चेस्ट कैविटी मूवमेंट्स होती है, ये क्यों होती है? वास्तव में ये जो होती है मूवमेंट्स होती है ड्यू टू मसल सेल्स की वजह से होती है। ये मसल सेल्स होती हैं जो हमारी चेस्ट कैविटी को ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स का क्या लेके आता है? हमारी बॉडी में मूवमेंट लेके आता है। तो इस प्रकार की जो टिश्यूज़ क्या कहलाती हैं? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होती है? वह टिश्यू जो एनिमल्स में पाई जाती है
उन टिश्यू को हम एनिमल टिश्यू कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रेथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तब हम अपने अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इनहेल मतलब सांस को अंदर, इनहेल मतलब अंदर लेना, ऑक्सीजन अंदर लेना। वेयर डज ऑक्सीजन गो, तब ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, तब ये ऑक्सीजन क्या होती है, हमारे लंग्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लंग्स से ये जो ऑक्सीजन होती है हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाती है। इसको पहुंचाता कौन है, इनको पहुंचाता है ब्लड्स, और ब्लड्स से पहुंचाने पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हम पहले ही जान चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे को एनर्जी देता है जिससे हमारा प्रोसेस आगे चलता रहता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो ब्लड्स होता है हमारी बॉडी में बहता है और बहुत सारे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है। ये क्या करता है, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू द ऑल सेल्स। ये सभी जो ब्लड होता है ऑक्सीजन लेता है, फूड लेता है, बॉडी की सभी सेल्स को देता है। इट आल्सो कलेक्ट्स द वेस्ट, अब बॉडी जो वेस्ट बनाती है उसको इकट्ठा करता है, एंड कैरीज आउट, एंड इस वेस्ट को कहाँ पहुँचाता है, लीवर और किडनी पर पहुँचा देता है, जहाँ से हमारा वेस्ट बाहर निकाल दिया जाता है। डिस्पोजल मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से देखते हैं हमारी बॉडी में जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं कौन कौन से, ब्लड एंड मसल्स। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ आर गुड एग्जांपल्स ऑफ द टिश्यूज़ फाउंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ पाई जाती है उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है ब्लड और मसल, जैसा कि हमने अब डिस्कस किया है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म थिंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। अपने काम करने के आधार पर जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इनकी कैटेगरी भी अलग अलग होती है। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये स्टूडेंट्स जो होते हैं ध्यान से सुनेंगे। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड कैसा टिश्यू है, ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज जो है ये जो है हमारे सप्लाई करता है, इट वेरियस सब्सटेंस जो सप्लाई करता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक, कनेक्ट करता है, कनेक्टिविटी करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एंड मसल्स जो मस्कुलर टिश्यूज़ के होते हैं, मसल्स होते हैं वो मस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं। इस प्रकार से दो टिश्यू होते हैं हमारे पास, ब्लड जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है और मसल मस्कुलर टिश्यू से बनते हैं। आइए मस्कुलर कौन कौन से टिश्यू होते हैं आगे हम देखते हैं टिश्यू के प्रकार। पहला टाइप का टिश्यू है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, इन सब की कवरिंग जो करता है टिश्यू, उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल क्या करता है, ये एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के मोस्ट ऑफ ऑर्गन को कवर करता है और उनके बीच जो स्पेस होता है उसको भी कवर करता है। इट आल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी टू सेपरेट सिस्टम। डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, जो हमारी बॉडी के सिस्टम होते हैं उनको सेपरेट रखता है ताकि प्रत्येक सिस्टम अपना अलग अलग काम कर सके। द स्किन लाइनिंग ऑफ द माउथ, द हमारी चमड़ी होती है, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, हमारे माउथ की लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, हमारे फेफड़े की जो एल्वोलीज होती है उनकी कवरिंग करता है, किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं, दे ऑल आर मेड ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, यानी एपिथेलियल टिश्यू इन सब को कवर करता है। जो एपिथेलियल टिश्यू होती है इनका जो सबसे बड़ा जो गुण होता है मीन्स दे आर टाइटली पैक्ड, ये क्लोजली पैक्ड होती हैं टू फॉर्म ए कॉन्टीन्यूस शीट, लगातार शीट बनाती है, किसी प्रकार का गैप नहीं आने देती ताकि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ काम करता रहे, अलग भी रहे और कोऑर्डिनेशन भी बना के रखे। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सिम्पटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलर स्पेस, उनके बीच में कोई स्पेस में नहीं होता और सिम्पटिंग मटेरियल होता है जिसकी वजह से उनमें कोई स्पेस नहीं होता।
इस प्रकार से हम समझते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू होता है एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ द लेयर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। हमारी बॉडी में जितने भी सब्सटेंस है जो बाहर से अंदर आ रहे हैं या अंदर से बाहर आ रहे हैं, उन सबको कम से कम एपिथेलियल की एक लेयर से तो जाना गुजरना ही पड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो परमिएबल होती है। एज ए रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिथेलिया के जो सेल्स होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट रोल करते हैं विच इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उनके बीच में जो आयंस होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उसकी एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप all epithelial is usually separated from the underlying tissues by extracting extra cellular fibrous basement। अब जितनी भी ये एपिथेलियल टिश्यू होती है इनके नीचे लास्ट में एक फाइब्रस बेसमेंट होता है जो किसका बना होता है, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये देखिए जितनी ब्लू लाइन्स है इसके नीचे ये कॉन्टिन्यूस जो है ये बेसमेंट लाइन्स होती हैं, ये फाइबर्स की बनी होती है, फाइबरस होती हैं। डिफरेंट एपिथेलिया शोज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट देयर यूनिक फंक्शन। एपिथेलिया के जो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं ये आपस में एक दूसरे का रिलेशन बना के रखते हैं ताकि किसी विशेष प्रकार के काम को कर सके। विद देयर यूनिक फंक्शनिंग, सारे मिलकर किसी विशेष काम को करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखते हैं सेल्स इन लाइनिंग द ब्लड वेसल्स, चाहे ब्लड वेसल की सेल्स हो चाहे लंग्स की सेल्स हो, इन सबका मुख्य काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस। क्योंकि इनको ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल करना पड़ता है इसलिए इनकी जो मेम्ब्रेन होती है काफ़ी परमिएबल होती है, काफ़ी पतली होती है और परमिएबल होती है। सो देयर इज सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियल। इस प्रकार के लिए एक विशेष प्रकार का एपिथेलियल बना होता है जिसे हम कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल ये सिंगल लेयर होती है, स्टूडेंट्स देखेंगे। स्क्वेमा, द वर्ड स्क्वेमा मीन्स स्किन, स्केल ऑफ द स्किन। तो यहाँ पर सिंगल लेयर है, नीचे बेसमेंट है, जो मैंने पहले बताया है जो फाइबर्स का बना होता है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, बहुत ही पतली होती है और नीचे बेसमेंट से फ्लैट होती है। एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग, इनकी जो लाइनिंग होती है बहुत पतली होती है बिकॉज दे मेंट फॉर सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस। अनेक प्रकार के पदार्थों को एब्जॉर्ब करने में या उनको बाहर निकालने में के लिए बनी होती है। और इसोफेगस, हमारा जो फूड पाइप होता है, द लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारे माउथ की मुंह के अंदर की कवरिंग जो लाइनिंग होती है वो आल्सो कवर्ड विद द स्क्वेमस एपिथेलियम, ये भी स्क्वेमस एपिथेलियल से ही बनी होती है। हमारी बॉडी के चारों ओर जो चमड़ी होती है जिसे हम स्किन कहते हैं इंग्लिश में, इट प्रोटेक्ट द बॉडी, जो स्किन होती है हमारे को बॉडी को बचाती है, यह भी स्क्वेमस एपिथेलियल की ही बनी होती है। स्किन स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड मैनी लेयर टू प्रिवेंट एंड वियर एंड टीयर। सिंस दे आर अरेंज्ड पैटर्न ऑफ द लेयर्स एपिथेलियल इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल। अब जो स्किन की एपिथेलियल सेल्स होती है इस प्रकार से अरेंज होती है कि एक लेयर पे दूसरी लेयर बनी होती है। इस प्रकार के एपिथेलियल को हम स्क्वेमस एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड यानी इसमें क्या होती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनी होती है। ये देखिए यहाँ से लेयर बनी होती है। स्ट्रेटिफाइड मीन्स वन लेयर अपॉन द अनदर लेयर, दैट्स वाई दिस कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इससे हमारी जो मेनली स्किन ही बनी होती है। जहाँ पर एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन का काम होता है, कहाँ पर मुख्य रूप से हमारी इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग, वहाँ पर एपिथेलियल सेल कैसी होती है, लंबी हो जाती है, टाल हो जाती है, प्रेजेंट होती है। इस प्रकार के सेल्स को हम कहते हैं कोल्यूमरल एपिथेलियल्स कहते हैं। क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए इनका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिलर लाइक, ये देखिए दैट्स कॉल्ड कोल्यूमरल एपिथेलियम।
दिस एपिथेलियल फैसिलिटेट्स द अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। एक एपिथेलियल बैरियर काम करती है जो सिलेक्ट करती है कौन सा मटेरियल आना है और किस मटेरियल को बॉडी पार्ट से बाहर भेजना है। इन द रेस्पिरेशन ट्रैक, ये मुख्य रूप से इंटेस्टाइन की इंडर लाइनिंग और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाई जाती है, जहाँ पर ये काफ़ी परमिएबल होती है। कोलुमनरी एपिथेलियल टिश्यू हैज़ आल्सो सीलिया। इसके पास हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं, जो कि एपिथेलियल सेल्स के सरफेस में पाए जाते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, ये सीलिया मूव करते हैं एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस। हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस होता है उसको साफ करने, कभी कभी ये कोल्ड होता है तो अंदर या बाहर निकल जाता है, तो ये म्यूकस ही जो होता है हमारे अंदर जितने डस्टिंग पार्टिकल होते हैं उनको रोकता है। इस प्रकार से हम जो है साफ़ सुथरी ऑक्सीजन ले सकते हैं जो डस्ट फ्री होती है। इस प्रकार की जो एपिथेलियम होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीलिएटेड कोलुमनल एपिथेलियम। इसमें सीलिया आ गया, इस प्रकार को सीलिएटेड कोलुमनल एपिथेलियम कहते हैं। ये टिश्यू देखिए यहाँ पर, सीलिएटेड कोलुमनल एपिथेलियम, इसके हेयर स्ट्रक्चर होते हैं बाल लाइक, जिसे हम सीलिएटेड कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्यूबट एक प्रकार होता है एपिथेलियम का जिसे हम कहते हैं क्यूबिटल एपिथेलियम, क्योंकि प्रत्येक जो सेल होती है उसकी शेप कैसी होती है, क्यूब के आकार की होती है, इसलिए हम इसको क्यूबिटल एपिथेलियम कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, इनर लाइनिंग ऑफ द किडनीज ट्यूब्यूल्स डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स, जहाँ पर ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। एपिथेलियल सेल्स एक्वायर, इसकी ये क्या करती है, अपने फंक्शन के अलावा एक और विशेष फंक्शन एक्वायर करती है, जहाँ पर ये ग्लैंड सेल्स की तरह एक्ट करती है। वहाँ पर ये क्या करती है, फंक्शन क्या करती है विशेष प्रकार का, ये विशेष प्रकार का फंक्शन ये करती है कि विशेष प्रकार के सब्सटेंस का सेक्रेशन करती है एट द एपिथेलियल सरफेस, अपने सरफेस पर करती है। समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फ्लड्स इनवर्ट्स एंड मल्टीसेलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जब ये मॉडिफाइड होता है इस प्रकार के एपिथेलियम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। स्टूडेंट्स अब अपना है नेक्स्ट टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स जो कनेक्ट करता है दो बॉडी पार्ट्स के सिस्टम को, हमारी बॉडी पार्ट और उसके सिस्टम को कनेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसका बहुत एक अच्छा उदाहरण है, वो है ब्लड। ब्लड इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव क्यों कहलाता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये बिकॉज, हाँ बोलिए सोचिए, एक बॉडी सिस्टम को दूसरे बॉडी सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है। कैसे करता है, थ्रू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये एक बॉडी सिस्टम को दूसरी बॉडी सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड। ध्यान दीजिए, एपिथेलियल के कैसे थे, टाइटली पैक्ड थे, उनमें किसी प्रकार का जो इंटरस्पेस नहीं था, लेकिन ये कैसे हैं, दे आर लूजली पैक्ड और एम्बेडेड इन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, एक इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर ये पाए जाते हैं। देखिए कैसे होता है, ये मान लीजिए ये वाटर है, इसके अंदर अगर चने भिगो दिए या कुछ और सब्सटेंस पा दिए तो क्या होगा, जो फ्लूइड होगा वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। बाकी जो अन्य क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे टिश्यूज़। सो ये मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। द मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, ये जेली लाइक भी हो सकता है, ये फ्लूइड हो सकता है, या डेंस या रिजिड भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ वर्क, कि किसको कौन सा काम करना है, अपने काम के अनुसार ये अपना जो है कंडीशन बदल लेता है, अपनी स्टेट बदल लेता है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्करेंस विद द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, कि किस टिश्यू में क्या काम करना है, किस कनेक्टिव टिश्यू में क्या काम करना है, उसके अनुसार ये अपना काम बदल लेता है। आइए देखिए, ब्लड में जो मैट्रिक्स होता है कैसा होता है, फ्लूइड टाइप होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए जो इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, फ्लूइड में होता है, काफ़ी पतला होता है। और इस के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा।
प्लाज्मा के बीच में क्या पाई जाती है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स पाए जाते हैं, जिसे हम आरबीसी कहते हैं। इसके अलावा वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड इसके अंदर पाई जाती हैं, धसी होती हैं, इसके अंदर पाई जाती हैं। ये प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है, साल्ट होता है और हार्मोन्स होते हैं। इस प्रकार से ब्लड क्या करता है, जब बहता है तो ये क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट द गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, पचे हुए भोजन को गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग भागों को तक ये मटेरियल पहुंचाते हैं, गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। इस प्रकार से जो ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। कनेक्टिव टिश्यू का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बोन। बोन इज ए अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म द फ्रेमवर्क, ये हमारी बॉडी का ढांचा बनाता है। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, जिससे हमारी बॉडी का आकार बनता है, शेप बनती है। इट एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं बोन के साथ अटैच होते हैं, ये मसल्स को हेल्प करता है ताकि हमारे जो है सारे काम हो सकें। एंड दिस दी द सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को हेल्प करता है। बोन कैसा होता है, बोन स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन ए मैट्रिक्स, बोन सेल्स जिस मैट्रिक्स में पाई जाती है वो मैट्रिक्स कैसा होता है, हार्ड। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैट्रिक्स कैसे बन गया, हार्ड। हार्ड इसलिए बना है क्योंकि बोन को सपोर्ट देना पड़ता है, बॉडी को एक शेप देनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर मैट्रिक्स कैसा हार्ड होता है। ये किस चीज़ का बना होता है, ये मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। अब बॉडी की दो बोन्स होती हैं, वो आपस में जुड़ी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। बोन कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट्स। दो बोन्स होती है बॉडी की, आपस में जुड़ी होती हैं, वो भी कनेक्टिव टिश्यू ही कहलाता है, उसे हम लिगामेंट कहते हैं। इस प्रकार की जो टिश्यू होती है बड़ी ही फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है, और लेकिन इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत होती है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है बहुत ही कम होता है। कनेक्ट द बोन विद द बोन, ये बोन्स को बोन्स के साथ ही जोड़ता है। ध्यान देंगे, बोन्स को बोन्स के साथ कौन जोड़ता है, लिगामेंट, जो कि काफ़ी इलास्टिक होता है, लेकिन स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है इसकी। टेंडन्स, आगे देखिए, मसल्स होती हैं, मसल्स को बोन्स के साथ कौन कनेक्ट करता है, टेंडन्स। टेंडन्स होते हैं जो मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ये भी एक अन्य प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से आ गए, लिगामेंट्स आ गया जो बोन्स को बोन में जोड़ता है, ठीक है, और टेंडन आ गया जो मसल्स को बोन के साथ जोड़ता है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं, इनकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है, बट इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत लिमिटेड होती है। एक अन्य प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, उसे हम कहते हैं अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स। दिस सॉलिड मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन एंड शुगर। एक अन्य प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, इसे हम कहते हैं कार्टिलेज। इसके अंदर जो सेल्स होती है काफ़ी दूर दूर होती हैं, और मैट्रिक्स किसका बना होता है, प्रोटीन एंड शुगर का बना होता है। कार्टिलेज स्मूथन द बोन सरफेस ऑफ द एट द जॉइंट्स। जो कार्टिलेज होता है, हमारी बोन्स के जॉइंट्स होते हैं, उनको क्या करता है, सरफेस एट जॉइंट्स, उनकी जॉइंट्स के बीच में होता है। आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, हमारे नाक में, ईयर एंड ट्रैकिया एंड लैरिंक्स में पाया जाता है। दो बोन्स के जॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो जॉइंट्स होते हैं इनके बीच में कार्टिलेज पाया जाता है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज, वी कैन फोल्ड कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स। हम अपने कान का जो पिन्ना कहते हैं इसको, आउटर पार्ट होता है जो साउंड्स को कलेक्ट करता है, आउटर ईयर, इसको हम आराम से मोड़ सकते हैं, ये भी कार्टिलेज का ही बना होता है। वी कैन नॉट बट
कई जगह कार्टिलेज ऐसा होता है जहाँ हम इसको मोड़ नहीं सकते। वी कैन नॉट बेंड द कार्टिलेज इन योर आर्म्स, अपने आर्म्स के कार्टिलेज को आप मोड़ नहीं सकते। देखिए कार्टिलेज की कितनी वैरायटी है, एक जगह तो ये मुड़ सकता है कान के आउटर ईयर में, और जबकि बोन्स में ये मुड़ नहीं सकता। ये डेवलप क्यों हुआ है? अपनी फंक्शन के अनुसार ये डेवलप हुए हैं। एक और अन्य कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका नाम है एरियोलर। ये कहाँ पाया जाता है? हमारे स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड, नर्व्स के अराउंड्स और बोन मैरो में पाया जाता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन के इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको भरता है। और हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको सपोर्ट्स करता है। इट हेल्प इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यूज़, अगर हमारे टिश्यू जो होती है ख़राब हो जाती है उनकी रिपेयर करने में हेल्प करता है। वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो फैट्स होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? आइए सोचते हैं। हमारी बॉडी में जो फैट्स होता है, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, जो हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वो किस टिश्यू में होता है? एडिपोज टिश्यू में ही स्टोर होता है। ये कहाँ पाई जाती है? जस्ट बिलो द स्किन, हमारी स्किन के नीचे पाई जाती है, और बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के बीच में भी पाई जाती है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फील्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, इसके बड़े बड़े फैट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे फैट ग्लोब्यूल्स कहते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट्स आल्सो एक्ट एज ए इंसुलेटर, जो फैट्स होता है इंसुलेटर काम करते हैं। कई जानवर होते हैं जैसे कि भालू वगैरह होता है, ध्रुवीय भालू होता है, वाइट बियर होता है, जहाँ पर ठंड पड़ती है वहाँ पर ये ऐसे इंसुलेटर काम करता है। वहाँ पर जो इसकी परत होती है एडिपोज टिश्यू की बहुत मोटी होती है, तो उसके अंदर फैट ज़्यादा होती है जो उसको अत्यंत तीव्र सर्दी से बचाती है। सो इट एक्ट एज ए इंसुलेटर ऑफ द हीट एंड प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम द कोल्ड, ठंड से बचाता है। स्टूडेंट्स, अपना जो अगला टिश्यू है उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है? बहुत लंबे लंबे सेल्स होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द एलोंगेटेड सेल्स, जिसे मसल फाइबर भी कहते हैं। ये टिश्यूज़ किसके लिए जिम्मेवार होते हैं? हमारी बॉडी में जितनी मूवमेंट्स होती हैं उन सबको ये मस्कुलर टिश्यू ही करते हैं। इन मसल सेल्स को हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं, बिकॉज दे आर मोस्टली अटैच टू द बोन्स, ये बोन्स के साथ जुड़ी होती हैं और बॉडी को मूवमेंट करने में सहायता करती हैं, इसलिए इनका नाम दूसरा नाम क्या हो गया? स्केलेटल मसल भी इसी का ही नाम है। अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप के अच्छा देखते हैं तो मसल्स दिखा सकते हैं अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। स्टूडेंट नोट करेंगे अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। ये देखिए, ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है। अल्टरनेट, पहले कहीं डार्क, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ है कहीं कुछ है, पहले डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट, इसी पर अल्टरनेट चलता आ रहा है। इन बैंड्स को हम क्या कहते हैं? लाइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स कहते हैं। जब हम इसको स्ट्रेन कर देखते हैं तो हमें प्रॉपर वे से दिखते हैं। इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर जो होती हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं, इसलिए हमने इनका नाम दिया है स्ट्रेटेड मसल्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, इस प्रकार की जो टिश्यू के सेल होते हैं वो लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं होती, और मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कनाल, हमारे अंदर जो फूड होता है वो एलिमेंट्री कनाल्स के अंदर जाता है, मूव करता है। कैसे करता है? बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, जिससे क्या होता है? ये मूवमेंट करती हैं। स्टूडेंट्स नोट करेंगे ये जो इनके जो एक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, यानी इन्हें हम इच्छा के अनुसार रोक या बंद नहीं कर सकते, ये अपने आप ही चलते रहते हैं। किसका? मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। जबकि जो इससे पहले था, हमारी जो स्ट्रेटेड मसल थे
वो कैसे थे, वॉलंटरी। वॉलंटरी यानी जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जैसे हाथ का सिकुड़ना फैलना, पैर का सिकुड़ना फैलना, हम मसल्स जो काम करते हैं वो कैसे होते हैं, वॉलंटरी मसल्स होते हैं, इन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट एंड स्टॉप देम सिंपली बाय द वांटिंग डू। अपनी इच्छा के अनुसार हम जो होते हैं इन वॉलंटरी मसल्स को क्यों कहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार हम इनको बंद नहीं कर सकते, ना चला सकते हैं। मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। उदाहरण देखिए, जैसे हमारे अंदर फूड प्रोसेसिंग चल रही है, भोजन की पाचन क्रिया चल रही है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार पाचन क्रिया को ना तेज कर सकते हैं ना हम कम कर सकते हैं। ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये हमारी बॉडी के अंडर कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन की कंट्रोल नहीं है, इसलिए इसकी मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स, इस पर मसल्स को हम कहते हैं स्मूथ मसल्स कहते हैं। इनको मसल्स कहते हैं स्मूथ। देखिए पहले ए था स्ट्रेटेड मसल और बी है स्मूथ मसल्स। इसमें देखिए प्रत्येक सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है। दे आल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आइज, हमारी आँख की आइरिस में पाए जाते हैं। न्यूट्रियस ब्रोंकली ऑफ द लंग्स, लंग्स की ब्रोंकलिस में पाई जाती हैं। इस प्रकार की सेल्स कैसी होती हैं, बहुत लंबी होती है, पॉइंटेड होती है। देखिए पोस्टोइड पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर पॉइंटेड है, यहाँ पर ये देखिए इसकी शेप मिलकर यहाँ पर ये पॉइंटेड हो गई है। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से अनेक शेप बन रही हैं, अलग अलग शेप बना रही हैं, पॉइंटेड होती है। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, साफ दिखाई देता है। यूनिन्यूक्लिएट, प्रत्येक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ये देखिए एक अलग अलग सेल है, इसमें न्यूक्लियस कैसा है, एक ही न्यूक्लियस है। दे आर आल्सो अनस्टेटेड मसल्स, इनका दूसरा नाम क्या है, अनस्टेटेड मसल्स भी कहते हैं। क्यों, बिकॉज दे हैव नो डार्क एंड लाइट बैंड्स। हमारी जो मसल्स होती हैं, हार्ट की मसल्स होती हैं, जिसमें हृदय लगातार सिस्टमेटिक ढंग से धड़कता रहता है। धड़कता मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। रिदमेटिक मूवमेंट्स, रिदमेटिक मूवमेंट मतलब सिस्टमेटिक ढंग से कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता रहता है। ये जीवन भर क्रिया चलती रहती है। तो मसल्स की जो मसल सेल्स होती हैं दे आर आल्सो इनवॉलंटरी। हार्ट की जो सेल्स होती है वो कैसी है, इनवॉलंटरी है, ये जीवन भर चलती रहती है। ये भी एक्शन कैसे होते हैं, इनवॉलंटरी, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते, अपने आप चलते रहते हैं। हार्ट सेल्स कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, ये देखिए सिलेंड्रिकल्स हो रही हैं, ब्रांच्ड एक दूसरे से ब्रांच हो रही हैं, एंड यूनिन्यूक्लिएट, प्रत्येक सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अपना जो टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारा बॉडी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं। ऑल सेल्स पोसेस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुली, हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंज आता है उन सब के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्स होता है वो कौन करते हैं, नर्वस टिश्यू करते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और पीछे से आवाज़ आती है तो हमारी गर्दन एकदम पीछे की ओर झुकती है। ये हम जैसे चल रहे हैं, एकदम कोई चोट लगती है तो एकदम पैर पीछे की ओर मूव करता है। इस प्रकार से वो सारे स्टिमुली होते हैं, इन सब को कौन कंट्रोल करता है, नर्वस टिश्यू करते हैं। हाउएवर सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बिग स्टिमुलेटेड, बहुत ही स्टिमुलेटेड होते हैं, उनको मैसेज को कंट्रोल करते हैं। देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन बॉडी, हमारे बॉडी के एक पार्ट से मैसेज आता है ब्रेन तक और ब्रेन उसे रिप्लाई में बॉडी पार्ट को मैसेज देता है, तो ये बहुत जल्दी काम होता है। उदाहरण के लिए जब हम जा रहे हैं रास्ते में, हमारे पैर को कांटा लगता है तो जो अंगूठा है वो इमीडिएटली मैसेज देता है ब्रेन को कि यहाँ पर चोट लग गई है, तो ब्रेन इमीडिएटली हाथ को ऑर्डर देता है कि जाओ और वहाँ से पर कांटा या जो भी चोट है उसको साफ करो। तो ये काम इतना तेज होता है कि माइक्रो सेकेंड में काम होता है, सेकंड से भी बहुत कम हिस्से में काम होता है, बहुत जल्दी होता है ये काम। वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विद द बॉडी। द ब्रेन, अब हमारा जो होता है क्या क्या होता है इसके अंदर, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ऑल सब मिलकर क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू का निर्माण करते हैं।
इस प्रकार की जो टिश्यूज़ होती हैं, इस टिश्यू की सेल्स क्या कहलाते हैं? नर्वस, इनको नर्व सेल्स कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं। नर्वस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उससे हम क्या कहते हैं? नर्व सेल्स या न्यूरॉन। एक न्यूरॉन्स में यानी नर्व सेल में क्या होता है? एक बॉडी होती है, बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसकी जो ब्रांचेस होती है जिसे हम डेंड्राइट कहते हैं, इसका एक लंबा सा हिस्सा होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। देखिए आप देख के, इट कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी जिसमें कि न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। यूजली अक्सर एक न्यूरॉन होता है वो सिंगल पार्ट होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। मैनी शॉर्ट ब्रांच, इसके लास्ट में क्या होती है? बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। न्यूरॉन्स की कभी कभी लंबाई कुछ जानवरों में इतनी होती है कि 1 मीटर तक भी इसकी लंबाई हो सकती है। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल्स मे बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग, कभी कभी इसकी लंबाई 1 मीटर तक भी हो सकती है। मैनी नर्व्स फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू टू मेक अप नर्व, बहुत सारी नर्व फाइबर है मिलकर एक कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करती हैं जिससे एक नस या नर्व बनती है। द सिग्नल डेट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर, नर्व फाइबर के द्वारा जो सिग्नल पास किए जाते हैं, जो संदेश दिए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट, नर्व इम्पल्स के द्वारा हम अपने मसल्स को अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करा सकते हैं, जरूरत के अनुसार मूव करा सकते हैं। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स, हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करते हैं कौन करता है? नर्व और मसल टिश्यू मिलकर और ब्रेन मिलकर हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार का जो कम्बिनेशन होता है, इसकी वजह से क्या होता है? हमारे ह्यूमन बींग्स में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपना काम सही करते हैं, मूव रैपिडली एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, और बहुत तेज़ी से अपना काम कर सकते हैं, स्टिमुलस के प्रति उस रिस्पॉन्स करते हैं। स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये चैप्टर ख़त्म होता है और मैं आशा करता हूँ ये आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा।